नमस्कार। आज हम मुस्लिम विधि के अगले टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे और मुस्लिम विधि का आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो वसीयत या बिल। तो जो पर्सनल लॉ होते हैं, तो जो वसीयत होती है या जो बिल होता है वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग, वहाँ पर जो पर्सनल लॉ होते हैं किसी भी धर्म का, उसके अकॉर्डिंग वो संचालित होते हैं। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो हम वसीयत की बात कर रहे हैं कि वसीयत कैसे की जाती है, वो वसीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एक्ट 1937 के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर जाएगा। संपत्ति दो प्रकार से व्यक्ति के पास पहुँच सकती है, या तो उसके जीवन काल में या उसके मरने के बाद। तो जीवन काल में, या जिसको हम कहते हैं इंटर विवोस, तो जीवन काल में जो संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचती है वो इंटर विवोस कहलाती है। और जो उसके मरने के बाद संपत्ति जब ट्रांसफर होती है तो वो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ वहां पर होती है। तो जीवन काल में जो संपत्ति ट्रांसफर होती है वो 5 प्रकार से वहां पर संचालित हो सकती है, जिसके तरीके पहले टॉपिक में या पिछले टॉपिक में वगैरह हम बता चुके हैं, दान वगैरह में। तो जीवन काल में वो व्यक्ति अपनी संपत्ति 5 प्रकार से ट्रांसफर कर सकता है: दान के द्वारा, विक्रय के द्वारा, विनिमय के द्वारा, पट्टे के द्वारा और बंधक के द्वारा। तो ये इंटरविवोस अपने जीवन काल में नो प्रॉब्लम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी संपत्ति जो मेहनत से अपने जीवन में कमाता है वो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ तो मरने के बाद देखा जाएगा, लेकिन अपने जीते जी वो संपत्ति किसी भी प्रकार से ट्रांसफर कर सकता है, जो ये 5 तरीके हमने बताए। दूसरा तरीका जो यहाँ पर बनता है वो होता है बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ उसकी संपत्ति जाती है, और बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ जब उसकी संपत्ति ट्रांसफर होती है तो वो 2 तरीके से होती है। पहला इनहेरिटेंस के द्वारा और दूसरा बिल के द्वारा। इनहेरिटेंस से मतलब होता है विरासत, और दूसरा वसीयत। अगर वो व्यक्ति अपनी संपत्ति जो उसने अपनी मेहनत से कमाई है, अगर वो अपनी संपत्ति की वसीयत कर देता है, जिसको इंग्लिश में हम बिल कहते हैं, अगर वो लिख देता है कि हम अपनी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, हम अपनी संपत्ति किसको देना चाहते हैं, चाहे वो वृद्धाश्रम हो, चाहे वो किसी और को देना चाहे, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से वो संपत्ति कमाई है और मेहनत से कमाई हुई संपत्ति पर उस व्यक्ति का पूरा अधिकार है, और वो जैसे चाहे उसका वहां पर गवर्न कर सकता है, वो जैसे चाहे उसको दे सकता है। तो अगर उसने वसीयत करके रखी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग उसको वसीयत कर सकता है और अपने हिसाब से वो संपत्ति, अपनी जैसी भी संपत्ति जो उसने मेहनत से कमाई है, वो किसी को भी दे सकता है। लेकिन अगर उसने वसीयत नहीं की है तो ऐसी स्थिति में संपत्ति अब वो स्थापित होकर को एक जगह रुक कर तो रहेगी नहीं, ट्रांसफर तो करना पड़ेगा। बाई ऑपरेशन लॉ में वो संपत्ति इनहेरिटेंस से जाएगी, विरासत से जाएगी, और विरासत में यहाँ पर उत्तराधिकार के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि उसके कौन कौन से लीगल उत्तराधिकारी हैं, और उत्तराधिकारियों के हिसाब से वो संपत्ति बराबर से उनकी में बढ़ जाएगी। तो अगर वहाँ पर बिल नहीं की गई है तो विरासत से जाएगी, और विरासत में जो उनके लीगल उत्तराधिकारी होंगे वो बराबर से उन सभी उत्तराधिकारियों में वो बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ वो बढ़ जाएगी। तो हमने अभी आपसे बताया कि जो वसीयत होती है, जो बिल होती है, वो पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग होती है। तो वसीयत, देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी के जो तरीके बताए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार से वसीयत की बात नहीं की गई है, क्योंकि वसीयत पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जाएगी। तो यहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग हम वसीयत की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जीवन काल में और उसके मृत्यु के बाद। तो मृत्यु के बाद 2 तरीके से, या तो वो बिल से जाएगी या इनहेरिटेंस से जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जाएगी, लेकिन अगर उनका निकाह, अगर वो मुस्लिम है और उनका निकाह अगर 1954 से हुआ है, कोर्ट मैरिज के अकॉर्डिंग हुआ है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग वो संपत्ति वहाँ पर जाएगी। अगर कोर्ट मैरिज 1954 से विशेष विवाह अधिनियम से अगर उनका विवाह हुआ है
तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के और कॉन्सेप्ट वहाँ पर लागू नहीं होंगे, या हिंदू पर्सनल लॉ के या कोई भी पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट लागू नहीं होंगे। फिर वहाँ पर जो संपत्ति का बंटवारा है या जो संपत्ति का जो ट्रांसफ़र है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अकॉर्डिंग जाएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वसीयत होती क्या है। वसीयत में एक्चुअली क्या होता है कि प्रतिफल रहित होती है। पहली कंडीशन तो यही है, प्रतिफल रहित संपत्ति का ऐसा अंतरण जो अंतरकर्ता के मृत्यु के बाद प्रभावी होता है, वो वसीयत कहलाता है। तो वसीयत में यहाँ पर मुख्य रूप से देखने वाली बात ये देखने आती है कि जो वसीयत है उसका प्रवर्तन वसीयतकर्ता जो होता है उसकी मृत्यु के पश्चात वो प्रवर्तन में आती है। वो अपने जीवन काल में उसको लिखता है, लेकिन उसका प्रवर्तन उस समय नहीं होता है। उसका प्रवर्तन उसकी मृत्यु के पश्चात, वहाँ पर जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसकी वसीयत अगर वो लिखी गई है तो वसीयत के अकॉर्डिंग उसका प्रवर्तन वहाँ पर उस संपत्ति को वहाँ पर बांट दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात ये उठती है, एसेंशियल कंडीशंस फॉर ए वैलिड विल। जो वसीयत है वो वसीयत के ऐसे कौन से एसेंशियल्स हैं जो उस वसीयत को वैलिड बना देते हैं, विधिक बना देते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके उन पॉइंटों पे भी बात करेंगे। तो अगर पहले पॉइंट पे हम बात करें तो वहाँ पर वसीयतकर्ता और वसीयतदार, जो वसीयत कर रहा है वो वसीयतकर्ता कहलाता है, लेगेटर कहलाता है, और जिसको वसीयत की जा रही है वो लेगेटी कहलाता है। तो वसीयतकर्ता और वसीयतदार की सक्षमता यहाँ पर पहला एसेंशियल एलिमेंट्स बनता है। और दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स बनता है यहाँ पर कि वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति से वो वसीयत की गई। और तीसरा एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर बनता है कि कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ औपचारिकता वहाँ पर पूरी की गई। और चौथा एसेंशियल एलिमेंट्स बनता है कि जिस संपत्ति की वसीयत की जा रही है वो संपत्ति वसीयत करने के योग्य हो। और चौथी कंडीशन यहाँ पर बनती है, पांचवी कंडीशन यहाँ पर बनती है कि वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार हो उस संपत्ति का। तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट से वहाँ पर वसीयत कंप्लीट होती। अब एक एक करके एक एक एसेंशियल एलिमेंट्स को जल्दी से हम देख लेते हैं। सबसे पहले वसीयतकर्ता तथा वसीयतदार सक्षम होना चाहिए। तो सबसे पहले जो सक्षमता हम देखते हैं वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ लेगेटर, या दूसरे प्रकार से इसको हम देखते हैं हु कैन मेक विल, मीन्स कि वसीयत कौन बना सकता है, वसीयत कौन लिख सकता है। तो एक एक करके एसेंशियल एलिमेंट्स पे यहाँ पर बात करें तो 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है वसीयतकर्ता के बारे में। पहला, एज ऑफ मेजोरिटी कंप्लीट की हो, मतलब वो वयस्क हो। दूसरा, मुस्लिम हो। और तीसरा, स्वशिक्षित हो। अगर ये 3 कंडीशंस वहाँ पर बनती हैं तो वसीयतकर्ता की सक्षमता वहाँ पर देखी जाएगी। सबसे पहले वो मुस्लिम हो। तो अगर वो मुस्लिम है वसीयतकर्ता तो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट लागू होंगे। और मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 जो शरीयत एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो वसीयत की जाएगी। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वसीयतकर्ता मुस्लिम हो और वसीयतदार जो वसीयत एक्सेप्ट कर रहा है वो कोई भी हो सकता है, वहाँ पर मुस्लिम नहीं देखा जाएगा। लेकिन वसीयत करने वाला वहाँ पर मुस्लिम है तो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट लागू होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि भले ही वो मुस्लिम है लेकिन अगर उसका मैरिज 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट से हुआ है तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ के कॉन्सेप्ट लागू नहीं होंगे, वहाँ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के कॉन्सेप्ट लागू होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर आती है एज ऑफ मेजोरिटी। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वैसे तो 15 साल की उम्र में व्यक्ति वयस्क हो जाता है, लेकिन अगर उसको अपनी वसीयत लिखना है तो वहाँ पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3 का कॉन्सेप्ट लागू होगा और वो या तो 18 साल या 21 साल की आयु में वयस्क माना जाएगा। 18 साल की आयु में नॉर्मल वो वयस्क हो जाएगा और दूसरी स्थिति में अगर उसकी संपत्ति न्यायालय के संरक्षण में है, कोर्ट ऑफ वर्ड है, तो वो 21 साल की आयु में वयस्क होगा। तो यहाँ पर जो वयस्कता है, भले ही वो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग वसीयत हो रही है, लेकिन वयस्कता वहाँ पर 1875 से जाएगी और 18 और 21 साल देखी जाएगी। तीसरी बात यहाँ पर आती है स्वशिक्षित हो, मतलब जो वसीयत कर रहा है वो किसी भी प्रकार से पागल ना हो, वो कार्य की प्रकृति परिणामों को समझ रहा हो और वसीयत करते समय वो स्वशिक्षित था। वसीयत करने के बाद अगर वो पागल हो भी जाता है या वसीयत करने के पहले अगर वो पागल था लेकिन वसीयत करते समय अगर वो ठीक था तो वसीयत वैलिड होगी और वसीयत का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वसीयत करने के पश्चात 6 माह तक
अगर वो वैलिड, तो अगर वो स्वचित्त बना रहता है तो वसीयत वैलिड होगी। ऐसी स्थिति में अगली कॉन्सेप्ट पे जहाँ पहुँचते हैं तो वसीयतकर्ता की हम वहाँ पर सक्षमता देख रहे हैं। तो अगली बात यहाँ पर आती है सुसाइड अटेम्प्ट बाय लेगेटर। महत्वपूर्ण बात है, गौर करने वाली बात है। अगर उस वसीयतकर्ता के द्वारा वसीयत करने से पहले अपने लाइफ में कभी भी अगर आत्महत्या का प्रयास किया गया है, सुसाइड को अटेम्प्ट किया गया है, तो वो वसीयत करने के लिए सक्षम नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ऐसा विधि मानती है, ऐसा मेडिकल कॉन्सेप्ट भी मानता है। एक व्यक्ति जो एकदम स्वस्थ है उसकी दिमाग की स्थिति कुछ और होती है, लेकिन अगर उसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपनी लाइफ में कभी सुसाइड को अटेम्प्ट किया गया है, अगर आत्महत्या का प्रयास किया गया है, तो उसके पश्चात उसकी जो मानसिक स्थिति है वो उतनी ठीक नहीं होती है जितनी कि उसकी मानसिक स्थिति पहले होती है। और ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को वसीयत करने से विधि के अनुसार रोका गया है, क्योंकि विधि ऐसा मानती है कि फिर वो सोचने समझने की क्षमता इतनी नहीं रख सकता है जितना कि एक स्वचित्त व्यक्ति रखता है। तो अगर उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है तो उसको वसीयत करने से वहां पर रोका जाएगा, और अगर वसीयत उसने कर दी है तो उसकी वसीयत वहां पर वैलिड नहीं होगी। अब दूसरी स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं, चूंकि सक्षमता पे हम बात कर रहे हैं, तो सक्षमता वसीयतकर्ता की भी देखेंगे और वसीयतदार की भी देखेंगे जो वसीयत एक्सेप्ट कर रहा है। तो दूसरी यहाँ पर बात होगी कॉम्पिटेंसी ऑफ द लेगेटी, या हु कैन टेक अंडर बिल। इसके पहले हमने देखा था हु कैन मेक बिल, अब हम देखेंगे हु कैन टेक बिल, मतलब जो वसीयत कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहां पर पहली बात ये उठती है कि वसीयतकर्ता या जो वसीयतदार है, वो तो तीन चीजें वहां पर देखी, लेकिन जो वसीयतदार है जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कोई भी हो सकता है। वहां पर मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। और वसीयतकर्ता वसीयतदार को वसीयत लिख सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पर कोई भी धर्म की बात वहाँ पर नहीं आती। ज्यूरिस्टिक पर्सन भी हो सकता है, मतलब विधिक व्यक्ति भी हो सकता है। तो वसीयतदार के लिए कोई वहाँ पर महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है, पागल भी हो सकता है। उसकी तरफ से जो उसका गार्जियंस है वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अगली बात यहाँ पर उठती है बिल इन फेवर ऑफ चाइल्ड इन मदर्स होम। अगर वो वसीयत करता, देखिए यहाँ पर बड़ी बात यह है कि वसीयत जो लिखी जा रही है वो वसीयत लिखते समय प्रभावी नहीं होती है, और इसीलिए जिस व्यक्ति को आप वसीयत लिख रहे हैं, अगर वसीयत लिखते समय उसका अस्तित्व नहीं है तब भी चूंकि वो मरने के बाद प्रभावी होती है, इसलिए उस जो वसीयत करता है जिस समय उसकी मौत होती है उस समय उस वसीयतदार का अस्तित्व होना चाहिए। ये मुद्दे की बात यहाँ पर उठती है, क्योंकि वसीयत लिखते समय वो तुरंत प्रभावी नहीं होती है, वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय वो प्रभावी होती है। और इसलिए जिस समय उसकी मृत्यु हुई है उस समय उसका अस्तित्व है जिसके लिए वो वसीयत लिखी गई है। अगर उसका अस्तित्व है तो वसीयत वहाँ पर बहुत प्रभावी हो जाएगी। अब चाइल्ड इन ओम्ब की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए भी वसीयत लिखी जा सकती है, बशर्ते जिस समय उस वसीयतकर्ता की मृत्यु होती है उस समय माँ के गर्भ में उस बच्चे का अस्तित्व हो गया हो। तो ऐसी स्थिति में और 6 महीने के अंदर वो जीवित पैदा अगर हुआ है तो वो वसीयत वहाँ पर वैलिड हो जाएगी और उस व्यक्ति को वसीयत पहुँच जाएगी। लेकिन अगर वो जीवित पैदा नहीं होता है तो वो वसीयत वहाँ पर वाइड एब इनिशियो हो जाएगी और वो वसीयत वापस हो जाएगी। और अगर वापस हो गई है तो फिर वो वसीयत इनहेरिटेंस में जाएगी, वो विरासत में चली जाएगी। अगली बात यहां पर देखते हैं मर्डर ऑफ लेगेटर। अगर वसीयतदार ने, जिसके लिए वसीयत लिखी गई है, अगर उसने वसीयतकर्ता की आत्महत्या करने का दोषी है और वो दोषी अगर साबित हो गया है तो वसीयत वहां पर शून्य हो जाएगी, फिर वो वसीयत परिवर्तित नहीं होगी, वो वसीयत वहां पर शून्य घोषित कर दी जाएगी। अगली जो एसेंशियल एलिमेंट्स पे हम बात कर रहे थे, पहले हमने सक्षमता देखी, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट्स बनता है फ्री कंसेंट ऑफ लेगेटर। मतलब जो वसीयत कर रहा है वो वसीयतकर्ता की स्वतंत्र सहमति होना चाहिए और वो स्वतंत्र सहमति से अपनी वसीयत लिख रहा हो, किसी भी प्रकार से कपट में, किसी भी प्रकार से दबाव में, किसी भी प्रकार से असर में वो वसीयत वहां पर ना लिखवाई गई है। तो वसीयतकर्ता वहां पर पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए।
और तीसरी बात यहाँ पर आती है कुछ फॉर्मेलिटीज़। तो सब फॉर्मेलिटीज़ में अगर हम यहाँ पर देखें तो वसीयतकर्ता के लिए वसीयत में ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं देखी जाती हैं। वसीयत में कोई प्रारूप भी नहीं है, ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। बस कुछ जो औपचारिकताएं वहाँ पर विधि के द्वारा निर्धारित की गई हैं वही औपचारिकताएं वहाँ पर देखी जाएंगी और ज़्यादा कुछ विशेष औपचारिकताएं वहाँ पर नहीं देखी जाएंगी। ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, तो वसीयत किसी भी प्रकार से वहाँ पर हो सकती है। अगली बात यहाँ पर देखें सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, मतलब कौन सी संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। तो वसीयत वहाँ पर चल संपत्ति की भी की जा सकती है, अचल संपत्ति की भी की जा सकती है, मूर्त संपत्ति की भी की जा सकती है, अमूर्त संपत्ति की भी की जा सकती है। तो वसीयत में किसी भी प्रकार से कोई संपत्ति रोकी नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की संपत्ति की वसीयत वहाँ पर कर सकता है, बशर्ते वो वसीयत करने के योग्य हो, मतलब कि वो संपत्ति किसी भी प्रकार से अन्य तरीके से उसका ट्रांसफ़र ना हुआ हो, वो संपत्ति वसीयत की जा सकती हो। किसी प्रकार से चार्जेबल ना हो तो वो संपत्ति वहाँ पर वसीयत की जा सकती है। वसीयत करते समय वो संपत्ति अगर आपके पास नहीं भी है तब भी उसकी वसीयत हो सकती है, क्योंकि वसीयत का प्रवर्तन वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद होता है और मृत्यु के समय, जिस समय उसकी मृत्यु हुई है, वो संपत्ति उसके अस्तित्व में आ जाना चाहिए, उसके ओनरशिप में आ जाना चाहिए। अगर उसके ओनरशिप में वो संपत्ति उसकी मृत्यु के समय नहीं है या उसका अस्तित्व नहीं है तो वसीयत शून्य हो जाएगी और फिर वो वसीयत वहाँ पर वैलिड नहीं होगी। तो वसीयत के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने यहाँ पर देखा। मुस्लिम विधि के अगले टॉपिक जो गार्जियनशिप होगी उसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।